हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसको अपने सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका हल देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा जो कि RSCIT उदयपुर द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है, उसका हल सहित अपने देखते हैं। कक्षा 8 विषय गणित। समय अपने पास 2 घंटे 30 मिनट का होगा और जो नंबर है वो 80 नंबर का पेपर होगा पूरे सिलेबस में से। और जितना अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो इसके अंदर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नायलॉन का उपयोग होता है। तो नायलॉन एक जो प्लास्टिक वाला अपना चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि नायलॉन का उपयोग किसमें होता है। कपड़े बनाने के अंदर भी लिया जाता है। जो रस्से तंबू होते हैं, जो अपने रस्सियाँ होती हैं प्लास्टिक पर, जिसको रस्सियाँ बोलती हैं। दांत साफ करने में जो ब्रश होते हैं उसके ऊपर जो अपने दांतों पे चलाते हैं ब्रश जो होते हैं प्लास्टिक के से, तो वो भी इसके अंदर भी नायलॉन का उपयोग होता है। तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। फिर दूसरा है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, यानी कि कौन सा ईंधन का यूज़ अपने गाड़ी के अंदर करने पर जो प्रदूषण है वो कम होगा। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है CNG जिसको अपने बोलते हैं, उसका अपने यूज़ करेंगे तो वो उसका कम उपयोग होगा। जैसे अपने आजकल सिलेंडर पर गाड़ी चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण कम होता है। थर्ड है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सोनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह है। तो जैसे आपने सुनार की दुकान पे देखा होगा सोने या चांदी को पिघलाते हुए, तो ज्वाला का वह क्षेत्र जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है उससे क्या करता है, यानी कि ऊपर वाली जो लौ होती है उससे उसको पिघलाता है, जिसको अपने ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 से 6 के अंदर ट्रू फॉल्स हैं, सत्य और असत्य बताना है। तो चौथा है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो किशोरावस्था के अंदर लंबाई के अंदर भी वृद्धि होती है, ट्रू हो जाएगा, सत्य है। छठा प्रश्न है, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। तो ये घर के अंदर नहीं आएंगे, घर के बाहर खुले स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पे कोई पेड़ पौधे या कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती। सातवां है, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आग पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे, जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उनको सूचित करेंगे। आठवां प्रश्न है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण देना है। तो बाह्य निषेचन का जो एक उदाहरण है वो मछली है जो बाह्य निषेचन करती है। नौवां है, पौरुष हार्मोन का नाम लिखना है। तो पौरुष हार्मोन का जो नाम है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुष के अंदर जो हार्मोन होता है उसको अपने टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, पौरुष हार्मोन। 10वां, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाना है, यानी कि जो बिजली कड़कती है तो उसको दर्शाने के लिए बादलों का चित्र बनाकर उसमें प्लस और माइनस दर्शाना है। तो जो प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बिजली कड़कती है, तड़ित जिसको अपने बोलते हैं। जैसे अपने लाइटों वाली तार होती हैं, उन दोनों लाइटों को प्लस वाली और माइनस वाली को आपस में मिलाएंगे तो उसमें क्या आता है, जो ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तड़ित यानी जैसे बिजली चमकती है उस तरीके से। फिर 11वां प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाना है। तो इस तरीके से अपने को बृहस्पति का यहाँ पे चित्र बनाकर दिखाना है। 12वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। तो नाइट्रोजन चक्र का तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल के अंदर जो N2 है नाइट्रोजन है, उसका तड़ित का मतलब बिजली के द्वारा या वर्षा के द्वारा उसका क्या होता है, जो बिजली चमकती है, बरसात होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन घुलकर किस में आ जाती है, मिट्टी के अंदर आ जाती है, मृदा के अंदर आ जाती है। और उसके बाद देखें तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन है
वो जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके माध्यम से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, उनका स्टोर किया जाता है और उसके द्वारा उसका फिर नाइट्रोजन यौगिकों के अंदर परिवर्तित करके मिट्टी के अंदर उसको मिलाया जाता है। तो एक तो नाइट्रोजन क्या हो रही है, बरसात के माध्यम से मृदा के अंदर आ रही है और एक इधर से नीले हरे शैवालों के अंदर, और उसके बाद वो उसका नाइट्रोजनी यौगिकों के अंदर परिवर्तन होके मृदा के अंदर मिल रही है। और उसके बाद अपने देखें तो जो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन आई है ये पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ये पेड़ पौधों से क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे अपने मान लो कि पेड़ पौधे गेहूं वगैरह सरसों वगैरह होती है तो वो पौधे ग्रहण करेंगे, उन पौधों से फिर जो जंतु होते हैं मनुष्य होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो वो वहाँ से वो पेड़ पौधे जो पेड़ पौधों से नाइट्रोजन है वो जंतुओं के अंदर चली जाती है, पौधों को जो खाना होता है उनके अंदर चली जाती है और उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। जैसे कोई जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह होती है वो मर जाती है, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके शरीर के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो मरने के बाद उन नाइट्रोजन का अपशिष्ट जो होता है, यानी कि जो उनके जो अंदर शरीर में नाइट्रोजन होती है वो वापिस जमीन के अंदर मिल जाती है और ये नाइट्रोजन यौगिक यानी कि गैस के रूप में वापिस वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि अगर ये प्रश्न आता है तो पहले नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उससे पहले अपने दिखाएंगे उसको तड़ित द्वारा यहाँ पे नीचे मिट्टी के अंदर आ जाएगा और इधर से फिर नीले हरे शैवालों से फिर नाइट्रोजन यौगीकरण होता है, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन और ये मिट्टी के अंदर आ जाती हैं। यानी कि पहले नाइट्रोजन मृदा के अंदर किस तरीके से आ रही है उसको दर्शाना है, उसके बाद नाइट्रोजन का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो नाइट्रोजन का यूज़ है, जो उपयोग है वो पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधों की जो फसलें होती हैं, जो उसमें जो फल होते हैं वो जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वो वापस किस में मिल जाती है, वो वापस मिट्टी के अंदर ही मिल जाती है। और यहाँ से जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन है इसका कुछ हिस्सा वापस नाइट्रोजन गैस के अंदर बदल जाता है और नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से ये चक्कर है वो चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन चक्कर। 13वां प्रश्न है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखने हैं। सर्दियां आ गई हैं तो उसके अंदर किस प्रकार के वस्त्र अपने मित्र को खरीदने के लिए कहेंगे और क्यों कहेंगे, उसके अपने को 4 कारण भी बताने हैं। तो हम उसको ऊनी जो वस्त्र होते हैं, जो ऊनी वस्त्र रेशे से बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। पहले तो उसको ऊनी वस्त्र या यूँ कह लें गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि ये वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं। दूसरा, इनके रेशों में हीट कंडक्टर होता है जो शरीर में उत्पन्न गर्मी को रोक कर रखता है, यानी कि बाहर नहीं निकलने देता। जो शरीर की गर्मी होती है उसको अंदर कंट्रोल करके रखता है, बाहर नहीं निकलने देते, जो ये ऊनी वस्त्र होते हैं। तीसरा, इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, सरलता से धोए जा सकते हैं। चौथा, ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफ़ायती होते हैं, यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं होते, अपने बजट के अंदर ही होते हैं, टिकाऊ एवं किफ़ायती होते हैं। तो ये 4 कारण अपने को लिखने हैं। 14वें प्रश्न के अंदर नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठक तथा उपयोग बताएं, आप समूह 1 को समूह 2 से सही मिलान करना है। तो ये अपने को यहाँ पे दे रखा है समूह 1 और समूह 2, इसको मिलान करना है और साथ में पेट्रोलियम के संगठक तथा उपयोग भी बताने हैं। तो इसके अंदर अपने को जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये घरों के अंदर एवं उद्योगों के अंदर उपयोग में ली जाती है। ठीक है, जो घरों के अंदर गैस, रसोई गैस होता है उसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद दूसरा दे रखा है डीजल। तो डीजल अपने क्या करते हैं, भारी मोटर वाहन होते हैं, यानी कि मोटरें, बस वगैरह होती हैं, ट्रक होते हैं, उसके अंदर डीजल का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा है पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम जो है वो मोमबत्ती के अंदर या वैसलीन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। और बिटुमेन जो है, तो बिटुमेन जो सड़क के ऊपर आपने देखा होगा, लुक वगैरह जिसको अपने बोलते हैं, तो उसके निर्माण के अंदर इस बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 15वां के अंदर भी सत्य और असत्य बताने हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट दिया है वन उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, यानी कि पेड़ पौधों के काटने से वर्षा दर जो है, वर्षा कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। वर्षा दर प्रभावित होती है, इसने लिख रखा है कि नहीं होती, नहीं होती तो ये असत्य है। ठीक है, होती यहाँ पे लिखा होता ना कि होती है, फिर ये सत्य होता। दूसरा है वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। तो वन्य जो अभयारण्य होते हैं वहाँ पे जंतु क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ये सत्य होगा। संकटापन जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। जो संकट स्थिति के अंदर जंतु आते हैं वो उनकी वो होती है जो एक निर्धारित संख्या होनी चाहिए तो उससे कम हो जाती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उससे मरुस्थलीकरण कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो मरुस्थल होता है वो उसका बढ़ता जाता है और उपजाऊ भूमि है वो नीचे दब जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आगे है 16वां पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र अपने को बना के दिखाना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र बनाने और उसको नामांकित इस तरीके से कर देना है। फिर 17वां प्रश्न है दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो इसका आ जाएगा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई भी पृष्ठ है, जैसे अपने हाथ ले लें या अपने कोई डिब्बा ले लें, उसके ऊपर अगर अपने जो बल लगाते हैं हाथ से अपने, तो उस बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र हो जाएगा बल और बटे में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। 18वां यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो हमें ऐसे जूतों या चप्पलों का उपयोग करना चाहिए जिनकी तली खांचेदार होती है। नीचे से क्या बने होते हैं, खांचे से बने होते हैं। ये खांचे जूतों व चप्पलों की फर्श से पकड़ बनाती है, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं, नीचे नहीं गिरते। नहीं, कैसे जूते होने चाहिए, खांचेदार होने चाहिए। उसके बाद 19वां है शोर व संगीत में दो दो अंतर। तो शोर होता है वो अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं, जबकि प्रिय ध्वनि जो होती है अपने कानों को अच्छी लगती है वो संगीत होता है। शोर से अपना कष्टप्रद होता है, जो अपना मन है वो जो व्यवहार है वो क्या हो जाता है कि चिड़चिड़ा सा हो जाता है, अजीब सा लगता है, और जबकि संगीत है वो सुखद होता है। ये दो अंतर बताने हैं। फिर 20वें प्रश्न के अंदर विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये विद्युत वाले पाठ में से अपना एक सरल परिपथ अपने को बनाना है। इस तरीके से एक डायग्राम बना देना है, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। फिर 21वां प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, कोई दो जानकारी है। तो कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा बनाकर छोड़े जाते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है, मौसम से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं और सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। 22वां है आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, लिखिए। तो इसमें घर पे अपने गेहूं रखने के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं उसके बारे में अपने को लिखना है। यदि हमें गेहूं के दानों को घर में अधिक समय तक सुरक्षित रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए हम निम्न तैयारियां करेंगे। पहली दे रखी है भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखा देंगे। जो गेहूं के दाने हैं उनको अपने बाहर धूप के अंदर सुखा देंगे, जिसकी उनकी नमी है वो कम हो जाए। इससे उनके कीट पीड़कों जीवाणुओं कवक से सुरक्षा होती है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसको धूप के अंदर सुखाएंगे। दूसरा है इन्हें भंडारित करने के लिए लोहे या अन्य धातु के ड्रम का उपयोग करेंगे। तीसरा है अनाज रखने वाले ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखेंगे, जिससे अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सके। ये हो गए इसके रखने से पहले तैयारियां क्या करनी है। इसके अथवा के अंदर अपने को प्रश्न है जहाँ सिंचाई जल की कमी हो, यानी कि जहाँ पे जल्दी से सिंचाई वाला कोई साधन ना मिले, नहरों का पानी ना मिले, नीचे ज़मीन का पानी भी अच्छा ना हो, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र भी बनाना है।
तो यहाँ पे सिंचाई जल की कमी हो वहाँ हम ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि जो फव्वारा सिस्टम होता है उसका उपयोग करेंगे। और ये इस तरीके से अपने को इसका डायग्राम बनाना है। 23वां प्रश्न है, धातु और अधातु के गुणों में अपने को 4 अंतर बताने हैं। तो धातु चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती। आघातवर्धन होती है, आघातवर्धन नहीं होती। ध्वनिक यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और धातु है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये कुचालक होती है। इसमें लिख सकते हैं ये तन्यता होती है और ये तन्यता नहीं होती। तो इस तरीके से अपने कोई भी 4 अंतर है वो धातु और अधातु के अंदर देने हैं। इसके अथवा के अंदर फिर अपने को दे रखा है सारणी 1 को सारणी 2 के साथ मिलाना है। पदार्थ दे रखा है और उपयोग दे रखा है। गोल्ड जो सोना है उसका आभूषण, ठीक है। कॉपर है, कॉपर का बिजली के तार बनाने में उपयोग होता है। आयरन का उपयोग मशीन बनाने से होता है। और मरकरी का उपयोग है वो थर्मामीटर के अंदर किया जाता है, पारे का उपयोग। तो इस तरीके से। और उसके बाद 24वां है, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र अपने को बनाना है। तो इस तरीके से मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके जो भागों के नाम हैं वो भी अपने को लिख देने हैं। इसमें फिर 2 नंबर के अंदर ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये पहला प्रश्न। दूसरा पूछ सकते हैं, सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौपहिया वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके नियमों का किस तरीके से पालन करना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस से अपने सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अथवा के अंदर है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन वाला जो पार्ट है अपना, उसके अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसको इस तरीके से अपने दिखा सकते हैं। तो आपतन कोण, तो जो किरण, प्रकाश की किरण आती है ये दर्पण से टकराकर वापस उसी तरफ चली जाती है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जाती है, चली जाती है। तो ये तो आने वाली किरण को आपतित किरण या आपतन कोण, और टकराकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। तो ये दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से अपने को चित्र बनाकर दर्शा देना है। इसके बाद इसका 2 नंबर है 24वें का, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो धुंध में आप गाड़ी की खिड़कियों के शीशे कैसे साफ रखेंगे, पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। धुंध में आपकी गाड़ी सामने से आ रहे और पीछे से आ रहे वाहन को दिखाई दे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो कई गाड़ियों पे देखना है कि एक रेड रंग की पट्टी सी लगी होती है, तो वो धुंध के अंदर अपने, या पीले रंग की जो होती है वो धुंध के अंदर अपने दिखाई देती है स्पष्ट। उसके बाद 25वां है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध जल की पहचान, तो शुद्ध जल स्वच्छ होता है, पारदर्शी, यानी कि अच्छे तरीके से आर पार दिखता है, उसमें से किसी प्रकार की गंध नहीं आती, गंध रहित होता है। सूक्ष्म जीव उसके अंदर अपने को नहीं दिखते, रोगजनकों से मुक्त होता है। जबकि अशुद्ध जल गंदा होता है, अपारदर्शी होता है, उसमें दुर्गंध आती है और सूक्ष्म जीव उसके अंदर अपने को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखने को दिख जाते हैं। फिर इसका 2 नंबर है, स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखनी है जो आपको पसंद है। तो इसमें लिख देंगे, शौच जाने के बाद साबुन हाथ से धोना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना। ठीक है, इस तरीके से अपनी ये जो अपनी अच्छी आदतें हैं वो स्वच्छता से संबंधित लिखनी है। इसके अथवा के अंदर है, शुद्ध और अशुद्ध हवा में अंतर। तो जैसे शुद्ध और अशुद्ध जल के अंदर अंतर है, वैसे ये हो जाएगा। शुद्ध हवा पारदर्शी होती है, स्वच्छ होती है। अशुद्ध स्वच्छ नहीं होती और पारदर्शी भी नहीं होती। इसमें गंध नहीं होती, इसमें गंध होती है। धुआं व धूलकण उपस्थित नहीं होते, इसमें धूलकण उपस्थित होते हैं। और शुद्ध के अंदर सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते, और इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे शुद्ध और अशुद्ध जल वाला था, वैसे ही शुद्ध और अशुद्ध हवा के बारे में है।
इसका ब नंबर है आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे, कूड़ा करकट न फैले इसके लिए कचरा पात्रों का उपयोग करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये काम करके अपने अपने आसपास के वातावरण को अपने स्वच्छ रख सकते हैं। ये था अपना कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने आगे सहपाठियों के अंदर शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।